बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सच पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ मैं आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अली नकवी अगेन एक बार फिर से एक अहम नशिस्त, एक अहम शख्सियत के साथ। और जब अहम शख्सियत मौजूद हैं तो उनसे एक अहम और मज़ेदार हम गुफ्तगू करने वाले हैं। कुछ अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे चूँकि उनका जो प्रोफेशन है वो ज़रा हमें सीरियस सा लगता है। और आम रूटीन में जब प्रोग्राम्स का तसलसल रहता है तो ऑब्वियसली प्रोग्राम की नौइयत के अकॉर्डिंग ज़रा सीरियस गुफ्तगू करनी पड़ती है। लेकिन चूँकि पॉडकास्ट में हम ज़रा इनफॉर्मल चलने वाले हैं, ज़रा अंदर की बातें निकलवाने की कोशिश करेंगे। बतौर सहाफ़ी कुछ सुलगते हुए भी सवालात मैं इस प्रोग्राम में शामिल करने वाला हूँ। ज़रा उनसे जानूँगा उनके पर्सनालिटी के बारे में, चूँकि एक हर शख्स की एक लंबी दास्तान होती है और उसका एक आगाज़, और उस आगाज़ के दौरान क्या कठिन मराहिल और क्या उतार चढ़ाव फेस किए, ये हर किसी की लाइफ का हिस्सा होता है। और यही वजह है कि हर शख्स अपने लिहाज से कुछ हद तक ख़ास होता है। और जो कि पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑब्वियसली तजुर्बा और उनका जो इस वक्त प्रोफेशन है उसको देखकर बहुत सारी यूथ जो है वो बड़ी इंस्पायर होती है। चूँकि बहुत सारी यूथ में अब जर्नलिज्म में आने का एक रुझान काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी ही पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सच पॉडकास्ट का हिस्सा बनी है। डेली बेस पे मेरी इनके साथ अक्सर गुफ्तगू रहती है और बड़ा मैं खुद पर्सनली इंजॉय कर रहा होता हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा होता है मेरे साथ जब एक गुफ्तगू का तसलसल बनता है, और बड़े शौक से जो है वो मैं इनको होस्ट करता हूँ करंट अफेयर प्रोग्राम में। लेकिन आज ज़रा मैं इनफॉर्मल लाइटर नोट पर बहुत सारी कुछ और बातें भी करने वाला हूँ जो कि पहले कभी करने का मौका शायद नहीं मिल सका है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट जनाब फैसल अदरीस भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सर सबसे पहले तो नाम ही बड़ा बारोब सा है, भट्ट साहब। जब भट्ट साहब कह दिया जाए तो फिर एक अलग ऑरा कायम हो जाता है। इस पे मैं आपको एक बात सुना देता हूँ। मेरे कज़न थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। अच्छा। उनके बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी खुर्रम भट्ट। सही। ठीक है, तो मैं अक्सर देखता था नेम प्लेट उसकी। मैंने एक दिन गया तो उधर खुर्रम मुनीर लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैंने उसे कहा तुमने ये भट्ट उतार के तो मुनीर क्यों लिख दिया है? उसने कहा छोड़े फैसल भाई। मैं कहा नहीं बताओ तो सही। उसने कहा यार मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उस वक्त उसकी तनख्वाह कोई 15 लाख थी, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ कोई आप समझे 20 साल पहले। अब तो फिर करोड़ के करीब करीब हो। अच्छा। तो मैंने उसे कहा कि तो उसने कहा कि होता ही है कि जब भी कोई मुझे मिलने आता है मीटिंग करने, कोई वर्ल्ड बैंक से, कोई फलां 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 वो मीटिंग छोड़ देते हैं कि भट्ट साहब होट सुनाओ, फिर खाने में क्या पाए, ग्वाल मंडी वगैरह वगैरह। तो मेरा तो सारा सत्यानाश हो जाता है। मैंने उस दिन सूट पहना होता है 1 मिलियन का, तो मेरे से वो भट्ट साहब। तो मैंने इसलिए उतरवा दी ताकि लोग ना सुलझी हुई बात करें, मेरे से काम की बात करें, फॉर्मल रहे, इनफॉर्मल ना हो जाए। तो जब मैं जर्नलिज्म में आया, मेरा नाम भी फैसल भट्ट था। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया तो मैंने उसकी बात याद की और मैंने फिर अपने नाम के साथ अदरीस लगाया, ताकि लेकिन भट्ट अभी के साथ है। भट्ट अभी भी है। लोग ताकि सीरियस जेस्चर में लें कि नहीं मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, भट्ट से एक तासुर आता है कि पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं, लेकिन थोड़ा रोब भी है इसका। जैसे शाह साहब, भट्ट साहब, चौधरी साहब, ये एक मतलब एक नाम के साथ एक टैग लग। बहरहाल लाइटर नोट हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहूँगा लाइक चूँकि आप वाबस्ता हैं सहाफ़त के साथ और काफ़ी बेहतरीन एंकरिंग भी चल रही होती है, एज एनालिस्ट भी जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, कब कदम रखा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन मीडिया फील्ड? और बचपन से ही शौक़ था या फिर इत्तफाकन या किसी के कहने पर ज्वाइन कर लिया? अच्छा, मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था जर्नलिज्म क्या होती है। ठीक है। अच्छा। और ना कभी मैंने सोचा था। मैं एक्चुअली सेलेक्ट हो गया था पुलिस में। ठीक है जी, पंजाब पुलिस में। पंजाब पुलिस में। ठीक तो है। वो उसमें जब सेलेक्ट हो गया तो मेरे कोई अजीज़ थे, तो मैं उनके ऑफिस जाया करता था। वो एक अखबार के एडिटर थे। अच्छा। तो मैं उनके ऑफिस जाया करता था। तो मैंने देखना कि क्राइम रिपोर्टर्स जो है ना, रिपोर्टिंग सेक्शन में मैंने जाके बैठना। तो क्राइम रिपोर्टर्स जो है ना, उनके पास एसपी और डीएसपी और उस वक्त में खाने शाने रात को लेके आए होते थे और बैठे होते थे गप्पे लगा रहे। तो मैंने सोचा कि मैंने तो इन्हें सारी ज़िंदगी सल्यूट करना है, तो मुझे तो मतलब ये काम ठीक नहीं है। तो मैंने ना
एहतजाजन या खामोशी से घर वालों की रजामंदी के बगैर वो जॉब, ये उस वक्त की मैं सब इंस्पेक्टर की जॉब बता रहा हूँ जब किसी भी नौजवान का ख्वाब होता था ASI भर्ती होने का, ठीक है। तो मतलब एक पूरी फैमिली में शोर मच जाता था कि वो थानेदार भर्ती हो गया, उस वक्त की बात है जब पुलिस को थोड़ा रिवाइवल हो रहा था। बाबे बाबे ख़त्म हो रहे थे, यंग कल्चर आ रहा था पुलिस में। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। उस टाइम एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ था, इस रेलिवेंट, मैं पुलिस से भर्ती हो गया, इस तरह के सॉन्ग भी रिलीज हुआ था यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए। अच्छा, वो ना मैंने छोड़ दी नौकरी, और नौकरी छोड़ के मैंने कहा मैंने जर्नलिज्म करनी है। तो मेरे तो मदर बहुत सख्त थी, तो उन्होंने तो कहा तुम इसकी जगह छोड़ ही दी कि मशवरा कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, छोड़ दिया। तो मैंने ना, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और मेरे पास जितनी साइशें थी घर से वो ले ली। तो वो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप उसको कंटिन्यू करें इस जॉब को? वालिद और वालदा दोनों की। मतलब उस टाइम ये बहुत बड़ा एक एजाज की बात थी कि यूनिफॉर्म जॉब, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, और उस वक्त बड़ा कल्चर था कि मतलब आपने यूनिफॉर्म, उस वक्त जो लड़के मेरे साथ भर्ती हुए थे वो ना, ये मलेशिया कलर था ना पुलिस की शर्ट का, वो इस तरह नहीं करते थे, वो जेट ब्लैक शर्ट लेते थे, उसको कलफ लगवाते थे, ठीक है, और ऊपर बड़ी स्टाइलिश टोपी लेते थे, और ये वो बड़ा मतलब अट्रैक्शन थी यूनिफॉर्म में। तो मैंने वो छोड़ दी, और उन्होंने, घर वालों ने मुझे निकाल दिया। अच्छा। कि ये तो उसने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा ज़िंदगी का। और मैं एक अखबार में बगैर तनख्वाह के ट्रेनी भर्ती हो गया। वो अखबार कौन सा था सबसे पहला जिसमें आपने ज्वाइनिंग की? खबरें। अच्छा, ठीक है। और उसमें मैं ट्रेनी भर्ती हो गया। जब मैं ट्रेनी भर्ती हुआ तो तनख्वाह मेरी है नहीं, घर से सपोर्ट ख़त्म हो गई है, घर से कुछ मिलना नहीं है। फिर मैंने काफ़ी क्राइसिस काटा, पर अल्लाह ने कटवा दिया। मतलब उस वक्त के जो मेरे सीनियर्स होते थे, वो पता नहीं उनका स्टाइल था, वो कैंजम में भी यंग लोग आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे क्या किया कि मुझे ना, कि मतलब इसको रगड़े देने हैं, रगड़े देंगे तो फिर पता चलेगा कि ये इंटरेस्टेड है कि नहीं नौकरी में। तो वो मुझे बड़े रगड़े देते थे, तो मैं रगड़े खाता था जनाब, और अल्लाह ताला ने चला दिया मेरा। देन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे कब अपीयर हुए? किस दौर की बात है, किस सन की बात है? ये है पहली अपीयरेंस तो बड़ी यादगार होती है। ये हुई 2007 में। ऑन विच चैनल? उस वक्त हमने लॉन्च किया था चैनल 5। मैंने नहीं लॉन्च किया था, मतलब खबरें का एक टीवी चैनल आया था, और आप उसका हिस्सा थे स्टार्टिंग पे जब उसकी लॉन्चिंग हो रही थी? हाँ, नहीं उससे पहले, मतलब प्रोग्राम में मैं 2007 में, तो वैसे वो रिपोर्टिंग सेंस में या इस सेंस में अगर आप लगा लें तो आई थिंक 2004 में ARY पे। अच्छा। तो और फिर उसके बाद न्यूज़ 1 पे। सही। मतलब प्रोग्राम्स में मैं एज गेस्ट भी बैठता रहा, पर प्रॉपर जो शुरू हुआ ना वो 2007 में शुरू हुआ। सही। अच्छा बट साहब, चूँकि जब एंकर इंसान बनता है तो सबसे पहली इर्द गिर्द के माशरे में चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो काफ़ी हद तक रुझान रहता है, हमेशा हर दौर में रहता है, और ये सवाल भी हो रहा होता है कि शायद इस एंकर की उस पार्टी के साथ कुछ एफिलिएशन होगी, कुछ हमायत होगी, लेकिन एक अपने जर्नलिज्म को बेहतरीन तरीके से आकर लेकर चलने में बड़ा ज़रूरी है कि आप अनबाइस्ड रहें। इस दौरान आप पर भी कभी कोई एलिगेशन लगी हो, कोई आपको कोई ऐसा वाकया जो वर्स्ट हो ड्यूरिंग जर्नलिज्म, कि आप पर कोई ऐसा एलिगेशन लगी हो कि यार ये शख्स जो है वो फलानी पार्टी के साथ प्रॉपरली एफिलिएट है, जबकि आप ना हो? वो ना मेरी एफिलिएशन जो थी वो PMLN के साथ थी, क्योंकि मैं इंसान भी तो ऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली नहीं, दिली तौर पे। दिली तौर पे, मतलब आप ये समझिए हम इंसान भी तो है ना जर्नलिज्म के अलावा। अच्छा, जब मेरी एफिलिएशन PMLN के साथ थी तो मेरी इनके साथ कुर्बत भी बहुत थी, ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। तो उस वक्त लोग मेरे बारे में ये कहते थे कि ये उनके पेरोल पे है। पेरोल, वो तो किसी को समोसा देने के लिए तैयार नहीं है। अब तो बहुत कुछ दे रहे हैं सर। नहीं, कोई नहीं दे रहे, कोई नहीं, एवं ही मिथ अच्छा? है वो, छोड़े आप। वो ना मियाँ साहब के ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, मैं आपको सुनाऊँ, आप दांग रहे हैं। कोई एक आध सुना दें सर। एक दफ़ा ना, एक सुना देता हूँ। जी जी सुनाए सर। मियाँ साहब का एक दो सुना देता हूँ।
साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक हसीन वाक़या हम सुनने वाले हैं। अच्छा, मियाँ साहब की जेब में पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते, नहीं होते। कार्ड रखते होंगे। नहीं नहीं, उस वक्त कार्ड कौन सा होता था। अच्छा, मियाँ साहब कहीं जूस पीने चले जाएं, भोली से जूस पीते थे, लिबर्टी मार्केट लाहौर से, अच्छा। ठीक है। ये और किस दौर की बात है? ये मैं बात कर रहा हूँ अपोजिशन की, तहरीक निजात के दौर की। कौन सी बनी, मतलब आप समझे, शायद कब थी इनकी बेनज़ीर की? गवर्नमेंट बनने से कबल की बात है। नहीं, जब ये चीफ मिनिस्टर थे अच्छा। और बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। 2008। नहीं नहीं नहीं, 8 नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 95 वगैरह की, अच्छा, 90 से पहले की, ठीक है 6-7, ठीक ठीक है ना। ये एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन भी चुके थे। ठीक है। तो ये नफीस एक दही भल्ले वाला है मॉडल टाउन में, उससे दही भल्ले खाते थे, ठीक है। नफीस वाले की बिला वजह प्रमोशन हो रही है। वही खाते थे। तो अच्छा। जूस उससे पीते थे, और हस्बे रवायत उनके पास पैसे नहीं होते थे। अच्छा, वो एक दफ़ा जब बेनज़ीर की डेथ हुई इस्लामाबाद में, मैं मियाँ साहब के साथ था। तो जवेद हाशमी साहब का हल्का था। जवेद हाशमी साहब आजकल काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुए में हैं और काफ़ी उनके प्रॉब्लम में हैं। जवेद हाशमी साहब का हल्का था। जवेद हाशमी साहब लैंड क्रूज़र की छत पे बैठे हुए थे। चौधरी निसार साहब भी छत पे बैठे हुए थे। एक राजा इशफाक सरवर साहब थे जो फौत हो गए हैं, मरी से जिनका ताल्लुक़ था, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मियाँ साहब आगे बैठे हुए थे। मियाँ साहब का एक स्टाफ अफसर होता था शेर अफजल। अच्छा। तो शेर अफजल जो है वो साथ बैठा था। तो अचानक फ़ोन आया शेर अफजल के मोबाइल पे कि बेनज़ीर की डेथ हो गई है, फायरिंग हुई है। तो मियाँ साहब ने मतलब फ़ोन सुना, और फ़ोन सुना तो उनके हाथ से मोबाइल गिर गया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ढोल धमाके हो रहे थे ना, बड़ा शोर मचा हुआ था, कैंपेन चल रही थी, तो उनके हाथ से फ़ोन गिर गया। जब फ़ोन गिर गया तो उन्होंने कहा चौधरी निसार को, चौधरी साहब बेनज़ीर मर गई। चौधरी साहब ने ऊपर से कहा नीचे कि एडा वड्डा इस्तकबाल वेख के तो मार ही जाना सी। अच्छा, वो कहते नहीं, मर गई। अब वो चौधरी साहब समझ नहीं रहे बात, वो समझ रहे हैं कि शायद मजाकन कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वो खैर उन्हें नीचे बुलाया गया और नवाज शरीफ साहब बहुत रेड हो गए, मतलब परेशान हो गए, डिप्रेस हो गए। तो उस वक्त ना किसी फैसला ये हुआ कि किसी को बताना नहीं है और हमने यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। इस रैली में से या इस जलसे में से। तो उन्होंने गाड़ी टर्न की ड्राइवर ने, और एक स्क्वाड, एक रास्ते में ही उन्होंने फैसला कर लिया कि हॉस्पिटल चलते हैं। मियाँ साहब ने, अच्छा। मियाँ साहब हॉस्पिटल चले गए। वो जो थे, क्या नाम है उसका, वो जो जियाले, उन्होंने तो पकड़ लिया मियाँ साहब को। हम अच्छा। तो साइड पे हो गए कि अब आपने कहा था इकट्ठे चलेंगे और ये होगा, तो अब बेनज़ीर मर गई, आप भी मर जाएं। कपड़े वेस्ट कोट खींचनी शुरू कर दी। अब सिक्योरिटी का मसला हो गया। वो फिर इस तरह ही धक्कम पेल में ही पहुंच गए। मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम खड़े थे, शीरी रहमान खड़ी थी, और आई थिंक सो, अब मुझे सही से याद नहीं है कौन कौन खड़ा था। अच्छा। ठीक है, तो वो उधर पहुंच गए, उन्होंने कवर दिया फिर इनको। फिर अब निकलने का मसला था उस वक्त। तो ये पीपल्स पार्टी के लोग संभाले ही नहीं जा रहे थे। आपको पता, पूरे शहर में ऑब्वियसली आग लग गई थी, भगदड़ मच ठीक गई है ना, शहर में नहीं, मुल्क में। मुल्क में बिल्कुल। तो जिस दरवाजे के आगे फर्स्ट फ्लोर पे ये सब खड़े थे, वो पीछे यूं करके दरवाज़ा था, मैं पीछे खड़ा था। मैं थोड़ा सा हिला तो दरवाज़ा खुल गया। अच्छा। तो अंदर खामोशी थी बिल्कुल। मैं अंदर चला गया तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी बेनज़ीर की। अच्छा। डेड बॉडी मैंने देखी, ठीक है। तो फिर मैं मतलब सोचता रहा कि ये बेनज़ीर है। मैं एक दफ़ा दुबई में बेनज़ीर को मिला हुआ था। वो उस दिन फिर हम राजा इशफाक सरवर के घर F7 में चले गए खुफिया तौर पे। अच्छा। वहाँ से निकल के खुफिया तौर पे कि अब रात कैसे गुजारनी है। ठीक है।
राजा इशफाक सरवर साहब के घर इस्लामाबाद F7 में गए, सुबह उठे, जुमा था अगले दिन, तो सब लोग ना उठने के बाद मतलब दोपहर का टाइम हो गया और जुमा पढ़ने, अब लोगों को पता लग गया कि नवाज शरीफ जो है ना वो राजा इशफाक सरवर के घर हैं, तो लोग ना उधर बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। अच्छा। जब जब आना शुरू हो गए तो इसमें ये हुआ कि जब राजा इशफाक सरवर आना शुरू हो गए तो ये जो ऐलान किया था ना इलेक्शन के बायकाट का, ये राजा इशफाक सरवर के घर ही रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था और जगह नामालूम रखी गई थी, ठीक, मतलब कि किसी को पता ना चले। पर अब सीना गुजरट बात फैल गई, नवाज शरीफ साहब इधर ठहरे हुए हैं, लोग आने लगे, लोग उनसे प्यार करते हैं, तो उन्होंने ये किया कि सुबह जब सब जुमा पढ़ने जा रहे दोपहर को, तो डॉक्टर आसिफ करमानी जो आजकल नाराज़गी है, वो इनके PSO एज होते थे, तो डॉक्टर आसिफ करमानी लोगों को कह रहे हैं कि मियाँ साहब दी उत्थे जगह रखो मस्जिद च जाके ना, तो जुमा पढ़न वो भी आ रहे ने। अच्छा। तो मैं भी चुप करके जा रहा हूँ जुमा पढ़ने, तो मैंने कहा भट्ट साहब, करमानी साहब मुझे कहते हैं, भट्ट साहब गल सुनो। मैं कहा जी, एक मिनट ठहरो, इकट्ठे ही चलने हैं। मैं रुक गया। तो अब जब सब लोग चले गए कि मियाँ साहब मस्जिद में जा रहे हैं जुमा पढ़ने, तो सब गाड़ी में बैठे और हम लाहौर की तरफ। अच्छा। वो हजूम को डिस्पर्स करना था ना, ठीक है, हम निकले वहाँ से। अब मियाँ साहब को एक आदत है, ये जो बातें हैं ना मियाँ साहब के बारे में कि खाद बोंग पाए और हरीसा, ऐसी कोई डिश नहीं वो खाते। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो ये जिन लोगों ने फैलाई है वो झूठ है? हाँ, ये भी मैं आपको वाकया सुना देता हूँ क्या हुआ था। तो वो जो बात फैली थी कि 80,000 का नाश्ता कर गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंपेन कर रहे थे साहिवाल में, मलिक नदीम कामरान अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, ये 1 माह पहले उनकी डेथ हुई है। उनका बेटा अब मेंबर पार्लियामेंट है, उसका नाम शायद कासिम कामरान है या क्या है। अच्छा। तो नदीम कामरान के घर साहिवाल फ्रीड टाउन में हम रात ठहरे। रात नदीम कामरान साहब ने बहुत ही लेविश किस्म का डिनर किया अपने लीडर के एजाज़ में। ये इमरान शाह जो फेडरल मिनिस्टर हैं, इमरान शाह, ये सैयद इमरान शाह, ये भी मौजूद थे। ये MNA थे, MNA के उम्मीदवार थे, और नदीम कामरान MP के उम्मीदवार थे। उन्होंने लेविश डिनर किया, सो गए, और सुबह जब उठे तो देखा कि नाश्ता जब मेरे कमरे में आया तो लस्सी, चने, नान, हलवा पूड़ी। तो मैं कहा ये तो कोई प्रॉपर नाश्ता नहीं है, ठीक है। अच्छा। मैंने कहा कि ये इसने ना हमें टरखा दिया है नदीम साहब ने। असल नाश्ता नवाज शरीफ साहब की उसमें होगा, कमरे में। अच्छा। मैं उनके कमरे में चला गया, तो उनके आगे भी यही पड़ा हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा चलो खैर है। मैंने ना कॉलम लिख दिया कि नदीम कामरान जो है वो रात तो उसने सही लेविश डिनर दिया, तो सुबह उसको समझ नहीं आई कि उसका लीडर कश्मीरी है। इस तरह के 5-6 लाइनें लिख दी। अब वहाँ से साहिवाल से हम सुबह निकले हैं और जवेद हाशमी के घर जा रहे हैं, मुल्तान, ठीक है। तो गाड़ियाँ हैं कोई 100, सबसे आगे स्क्वाड है, उसके पीछे मियाँ साहब की गाड़ी है, उसके पीछे क्यू में सारी गाड़ी। मैं उस वक्त स्मोकिंग करता था। तो वही जो शेर आज़म, मैं शेर अफजल कह रहा था, सॉरी, शेर आज़म, उसका ताल्लुक मर्दान से था, वो फौत हो गया, मर्डर हो गया था। शेर, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। शेर आज़म जो है वो गाड़ियाँ रुक गई हैं, शेर आज़म ना हर गाड़ी में झांक रहा है और हम देख रहे हैं वो झांक रहा है। तो जब हमारी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने यूँ अंदर देखा, तो उसने मुझे कहा साहब बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने आपकी गाड़ी में नहीं आना, वो स्मोकिंग नहीं करने देते मियाँ साहब। उन्होंने कहा नहीं, वो बात करना चाहते हैं आपसे। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं उठा, तो ये अगले दिन की बात थी। मैं उठा तो मैं गया, अब ना पूरे पीछे लोग बाड़ी गाड़ियों से निकल आए। एक ना कोई रूही नाला टाइप था, मुझे आज भी याद है, कोई ब्रिज बना हुआ था, ब्रिज पे खड़े थे मियाँ साहब। अच्छा। मियाँ साहब ने कहा कि मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो कहा कि वो आपने कोई कॉलम लिखा? मैं हंस पड़ा, मैं क्या हाँ जी लिखा है। क्या लिखा है? मैं क्या आपने नहीं देखा? तो उन्होंने गाड़ी के डैशबोर्ड पे हाथ मारा और अखबार पकड़ के मुझे पकड़ा दिया।
कि ये आपने लिखा है। मैं कहा मियाँ साहब तो बहुत नाराज़ हो गए मेरे से। मैंने कहा क्या कि आपको मेरे साथ कितने दिन हो गए हैं, दिन रात मेरे साथ हैं मुसलसल, कितने दिन हो गए? मैं कहा काफ़ी दिन हो गए। तो मैं क्या खाता हूँ? मैंने कहा मैं आगे चल के बताता हूँ कि वो खाते क्या हैं। तो ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, ये खाता हूँ। मैं कहा हाँ। तो ये आपने जो लिखा है कि कश्मीरी लीडर और ये वो उसको याद नहीं रहा, तो ये तो आप बेनज़ीर के एजेंडे की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। मैं कहा मैं समझा नहीं। उनका ये जो खद पाए ज़बान 80,000 का नाश्ता कर गया वगैरह वगैरह, ये तो बेनज़ीर मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाती थी कि मैं तो ये खाता ही नहीं हूँ, और आप मेरे साथ हैं और आपने ये लिख दिया, आपने तो तस्दीक कर दी। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। मैं कहा चलें कोई बात नहीं, थोड़ा इसको इतने सीरियस लेने की बात नहीं है। बहरहाल ठीक है, आपने तो सी की है मेरी, मुझे भी याद है कि आप वाकई नहीं खाते। मियाँ साहब खाते हैं जी देसी मुर्ग, मटन, फ़िश, ठीक है। और अगर कहीं ये ट्रैवलिंग में बात कर रहा हूँ, और खुश्क, सालन नहीं, खुश्क, ठीक है। हाँ ये बात है कि खाते बहुत हैं माशाल्लाह। अच्छा ठीक है ना। बट साहब मियाँ साहब की बात हो रही है, मौजूदा दौर में बड़े। और आसिफ ज़रदारी साहब का भी बता दूँ। जी जी। आसिफ ज़रदारी साहब अगर आपको खाने पे इनवाइट करेंगे, लेविश खाना होगा, उनका खाना एक ट्रे में आएगा और उस ट्रे में भिंडी, दाल माश, रोटी, चटनी, सलाद होगा। वो भिंडी अपने खाने में मिस नहीं करते। वो मेरे ख्याल मांस मछली खाते नहीं, मैंने जितनी दफ़ा उन्हें देखा है। ये बातें बिल्कुल एवं ही हैं जो कहते हैं कि वो पता नहीं कौन सा गोश्त खाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ये एवं ही मिथ बनी हुई हैं बातें। अच्छा मियाँ साहब मौजूदा दौर में बड़े जो है वो साइड लाइन पे महसूस होते हैं। तबका फ़िक्र सोचने वाला कुछ भी कह सकता है, दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट माइंड एंड डिफरेंट माइंड्स हैव डिफरेंट थाट्स एंड डिफरेंट थाट्स हैव डिफरेंट परसेप्शंस। तो उन कुछ लोगों का ये कहना दुरुस्त है कि मियाँ साहब को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। मौजूदा पार्टी में भी कुछ ज़रा तफरीक सी कायम हो चुकी है। कुछ लोग शहबाज शरीफ के साथ हैं, कुछ नवाज़ शरीफ के साथ हैं। अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का दौर है, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो शायद यही वजह है कि उनको साइड लाइन किया हुआ है। या फिर समझते हैं कि नेक्स्ट अगर इन केस PMLN दोबारा से गवर्नमेंट में आती है तो शहबाज शरीफ साहब ही दोबारा से वज़ीर आज़म बनेंगे या फिर नवाज़ शरीफ साहब बनेंगे? अच्छा जी, जो अभी हालात हैं इसके मुताबिक तो मुझे लगता है कि PMLN ने नहीं, घर ने, शरीफ फैमिली ने मियाँ साहब को रिटायर करा दे दिया। ठीक है। जब मैं छोटा होता था ना तो मुझे कोई कहते थे, मेरे एक टीचर मुझे पढ़ाने आते तो मेरी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे कहती थी कि इसने ना 4 MA किए हुए हैं। किसने? मेरे टीचर ने। अच्छा। तो मैं सोचता था कि ये कौन सी बड़ी बात है, मतलब आपने पहली में दाखिल हुए हैं और 16 जमातें आपने पढ़ ली हैं, फिर तुसी पहली दाखिल हुए होते 16 पढ़ ली हैं, तो ये तो बड़ा आसान होता है। मैं समझता था कि MA के ऊपर MA नहीं होता, कि फर्स्ट से आपने फिर आना है। ठीक है। तो मियाँ साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद आज एक लाहौर की वॉल सिटी अथॉरिटी के चेयरमैन है। बात समझ आई है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे लगता है कि मियाँ साहब रिटायर हो चुके हैं। बाय द वे, हु इज गोना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू यू? बिलावल साहब समझते हैं उन्हें होना चाहिए। 2 पहलू हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। एक, मौजूदा सूरत हाल क्या कहती है, दूसरा आपकी दिली ख्वाहिश क्या कहती है? मेरी दिली ख्वाहिश तो यही है कि शहबाज शरीफ साहब भी हों प्राइम मिनिस्टर ना। अच्छा। क्योंकि वही मेरा मतलब सिस्टम चलाई जाते हैं, लैप्स नहीं होने देते, उन्हें जो डायरेक्शन मिलती है उसको इम्प्लीमेंट करा देते हैं। ये तो आपकी ख्वाहिश हो गई। अब सिचुएशन क्या कहती है? सिचुएशन ये कहती है कि शहबाज शरीफ ही हैं। मतलब अगर आप समझते हैं, आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या मोहसिन नकवी की ग्रूमिंग हो रही है और वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो उसका जवाब पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से भी बड़े इम्कानात नहीं। बिलावल भुट्टो को शायद इस तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो को आइंदा कुछ दिनों में डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर होगी साग डार साहब वाली। अच्छा। तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो मेरा मतलब यहाँ पे शौक शुक पूरा कर लेना। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप कि उन्हें ये होने वाली है, आप पेश कोई कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल नायब वज़ीर आज़म भी बनेंगे वो? नहीं, ऑफर होगी। अच्छा, मतलब ऑफर होगी इस डेजिग्नेशन की? हाँ जी, साग डार साहब
इसहाक डार साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो फाइनेंस में इंटरेस्टेड है। मोहसिन नकवी के बारे में कहा जा रहा है कि वो फॉरेन अफेयर्स में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ वो नहीं जाएंगे। ठीक है, मोहसिन नकवी फॉरेन अफेयर्स में नहीं जाएंगे। बैरिस्टर अकील, आई थिंक सो, स्टेट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, हैं, उनको फुल फ्लैज मिनिस्ट्री ऑफर हो सकती है। फिर वो जो मैं राजा इशफाक सरवर साहब का जिक्र कर रहा था, उनका बेटा है उसामा सरवर, इस वक्त MNA है, उसको स्टेट मिनिस्ट्री ऑफर होगी। ये जो आप कहते हैं ना कैबिनेट में चेंजिंग हो रही है वगैरह वगैरह, मतलब बिलावल भुट्टो के चांसेस आपके अकॉर्डिंग नहीं लग रहे फिलहाल एज नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? नहीं। ठीक है। अच्छा बट साहब, एक अजम्पशंस क्रिएट कर रहा हूँ मैं। घर से आप निकले हैं, गाड़ी पे आप बैठे हैं, फुल टेंशन के साथ तैयार हैं और जा रहे हैं, अचानक से गाड़ी ब्रेक मारनी पड़ती है आपको और सामने से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपको दिखते हैं। इन वन सेंटेंस, ऑन द स्पॉट, फिल बदी, पहला जुमला आपकी ज़ुबान से क्या अदा होगा? नहीं, किस सेंस में दिखते हैं? रैंडमली आपके उनसे एक फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो जाता है, मुलाकात हो जाती है, व्हाट यू विल से इन वन सेंटेंस? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे बेसिकली जरदारी साहब पसंद है। चले, मुलाकात आपकी एक ऑफिशियली हो जाती है, लेकिन पहला जुमला क्या अदा करेंगे, मतलब क्या कहेंगे, पहली बात क्या होगी? पहली बात सदर पाकिस्तान से? जी। यार उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है, तो उन्हें मैंने क्या कहना है? अगर यही मुलाकात इस तरह से आपकी कैदी नंबर 804 से होती है तो क्या कहेंगे आप? कि कल्लू हथ मार। ठीक है, खुद भी तबाह हुआ है और बेचारे लोगों को भी तबाह किया यार। कि मेरा मतलब वो देखे मासूम लोग, वो शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज चौधरी, वो सरफराज चीमा, ठीक है ना, वो तो, और कितने उनके सपोर्टर्स जो रैंडम पब्लिक थी वो कितनी ज़्यादा मुतासिर हुई। सबने सफ़र किया, सबने सफ़र किया और इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से किया। मैं उसके साथ ट्रैवल किया हुआ है। मैं जब वो डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे 2018 में, मैं उस डेलीगेशन में था। अच्छा, ठीक है, मैं उनके साथ ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप को मिला था, खान साहब के साथ। खान साहब के साथ। खान साहब का वाहिद मैं जर्नलिस्ट था जिसने खान साहब का पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन DC में इंटरव्यू भी किया था। ठीक है, अच्छा, मुझे उनके साथ टाइम गुजारने का मौका मिला। मुझे समझ आ गई थी कि खान साहब बिल्कुल पैदल आदमी हैं। लोग ये मानते नहीं हैं, लोग गालियाँ देते हैं इस बात पे। इसमें बुरा क्या मनाना है यार, कोई नेक आदमी हो सकता है पर बेवकूफ़ भी हो सकता है ना। क्या ख्याल है? क्योंकि एक ग्रास रूट लेवल पर देखा जाए तो वो एक बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन है। मैंने खान साहब को देखा हुआ है, मैंने ज़मान पार्क में उनके साथ यूँ आमने सामने बैठ के खान साहब मुझे कह रहे हैं परवेज़ लाई के बारे में गंदी गाली दे के कि इसका हो गया दिमाग ख़राब, पंजाब के वज़ीर वज़ारत आला छोड़ने का इसका मूड नहीं है, तो मैं इसका वो शेयर करूँगा, ये याद रखेगा। तो फिर उसने छोड़ी तो ये सारी तबाह हो गई तरीके इंसाफ। यही हुआ ना। उसको भी मोनस ने छुड़वाई ना, वो समझा रहा था कि हमें नहीं पंजाब। परवेज़ अली साहब आजकल किधर हैं? बड़े बिल्कुल अंडरग्राउंड हो, अंडरग्राउंड है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है, वो उन्होंने मुफ्त का सहा है इतना, मतलब उनका तो कभी ये राय ही नहीं था सफ़र बहुत किया है एस्टैब्लिशमेंट के लेफ्ट साइड पे खड़े हों। वो तो हमेशा राइट साइड पे रहे हैं। उनके बेटे ने उन्हें मरवा दिया। और खान साहब की सपोर्ट के चक्कर में बहुत सफ़र किया, बहुत सफ़र किया। एक तो कैपेसिटी से बढ़ के किया, कैपेसिटी से बढ़ के किया। अच्छा बट साहब, जर्नलिज्म के हवाले से इस वक्त ट्रेंड काफ़ी है, थोड़ा यूथ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जर्नलिज्म की फील्ड मौजूदा इस वक्त जो दौर चल रहा है उसमें अगर रोज़गार के हवाले से बात की जाए तो समझते हैं कि मशवरा देंगे जितनी भी यूथ है जो आना चाहती है वो इस जानिब कदम बढ़ाए, या फिर दूर से चमक है, अंदर आने के बाद यार मैं काफ़ी आपको खुशकी बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी आपने बात की है। मैं ना एक जगह पे बैठा हुआ था, कोई साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं कहा आपने ये स्कूल बनाया है तो कैसे चल? उन्होंने कहा उफ कुछ ना पूछे, मैं बड़ा सफ़र कर रहा हूँ। तो कुछ अर्से बाद मैंने देखा तो उन्होंने उसको और एक्सटेंड कर दिया और फैला दिया और कर दिया। मैं कहा ये सफ़र कर रहा था, ये क्या कर रहा था? ये तो मेरा मतलब कह रहा था मैं फंस गया, मैं लूटा गया, तो ये तो बढ़ाई जा रहा है। मैंने जब भी कभी किसी से मशवरा मांगा ना तो उसने मुझे मतलब मायूस किया, डिमोरलाइज़ किया है कि ओ यार नहीं, अब नहीं, कुछ नहीं। पर ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ और सच कह रहा हूँ, यूथ को जर्नलिज्म में कदम नहीं रखना चाहिए।
अब वो ऑरा भी ख़त्म हो गया। ठीक है। अब वो जिसको आप समझते थे कि इज़्ज़त, वो भी ख़त्म हो गई है। जिसको आप समझते थे कि पैसा, वो भी ख़त्म हो गया। पैसा तो रहा ही नहीं ना। हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी के बच्चे को गलत मशवरा नहीं देना चाहिए। तो ये मैं बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने हल्फन क्योंकि कहा है, इस पे बुरा ना कोई मनाए कि ये आप खुद जर्नलिज्म में घुसे में आऊँ, असी तो किसी जोगे हूँ रहे ही नहीं ना, तो अब यही करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये पर अल्लाह का शुक्र है हमने कर लिया जितना करना था ना, अब ठीक चल रहा है, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, अल्लाह का शुक्र। ईरान यूएस वॉर इस वक्त चल रही है और इस वक्त हम पॉलिटिकल शो में डेली बेसिस पे इसका तस्करा कर रहे होते हैं। ऑन अ लाइटर नोट कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को, इन शॉर्ट बताइएगा। अब अपकमिंग डेज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइक जंग एक बार थम जाएगी फिर से, मतलब सूरत हाल काम पीसफुल सिचुएशन बन जाएगी, या फिर अभी कुछ हमें मज़ीद सफ़र करना है इसमें? मेरे ख्याल में तो ट्रंप जो है वो बहुत हॉट वाटर्स में है एज पॉलिटिकल कैरियर, ठीक है, एज प्रेसिडेंट यूएस। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस की डिग्निटी, उसकी अथॉरिटी को तबाह बर्बाद कर दिया। उसने ये साबित किया है कि यूएस जो मतलब आप समझे 100 फुट की ऊंचाई पे बैठा हुआ था, उसने उसका कद छोटा कर दिया। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ियों की वजह से, ठीक है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के पास अब इसके अलावा कोई हल नहीं कि वो ईरान पर हमला करे। अब आपको पता है कि चाइना और ईरान के दरमियान नाराज़गी हुई है, ये पता है आपको? बिल्कुल। क्यों? कि चाइना ये कहता है आप ना हुर्मुज़ जो है उसको छोड़ दें। आप अमेरिका को क्यों मौका दे रहे हैं कि वो आपसे छीने और फिर आके वो इधर हमारे सर पे बैठ जाए? जॉन मकेन थे, फॉरेन ऑपोजिशन लीडर थे शायद, तो जॉन मकेन ने ईरानी सदर को फ़ोन किया और कहा कि मैं आपको ब्रिज बन के किरदार अदा करता हूँ, मैं ईरान के दौरे पे आता हूँ तो मैं अमेरिका और ईरान को एक टेबल पे बिठाता हूँ। 47 साल से नहीं बैठे थे। अहमद इंसान ने कहा ये फैसला पार्लियामेंट करेगी, तो पार्लियामेंट ने उस वक्त कहा कि पाबंदियाँ लग जाएँ, ये हमला कर दें, हमारे से लड़ें, हम इनसे लड़ें, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो मैंने सोचा कि पार्लियामेंट कितनी स्ट्रेंथल है और कितनी ताकतवर है। खैर मतलब हम कुछ अरसा में सफ़र करना पड़ेगा मज़ीद, अभी ये सिचुएशन थम नहीं सकती है फ़ौरन से आई इंस्टेंटली। थिंक सो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर ऐसा है। ऐसा ना हो लेकिन ऐसा है, और इसी के अंदर बहुत बड़ी हकीकत पोशीदा है। बट साहब, यूथ के हवाले से तस्करा कर रहे थे, अभी आपके छोटे से बेटे से मेरी मुलाकात हुई, बड़ा प्यारा बेटा था माशाल्लाह से। उसको क्या बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लाइक उसको किस फील्ड में भेजने वाले हैं? लाइक ये पूछ इसलिए रहा हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं कि वो कौन सा करियर, कौन सी फील्ड जो है वो ज्वाइन करे, इख्तियार करे? लाइक जो आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं वो सबसे बेस्ट ही होगा ऑब्वियसली। अच्छा, मैं ना अली आपको सच बताता हूँ, आज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा कि ये किस फील्ड में जाए। मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान बन जाए। और अगली बात यह है कि हमारे मुल्क के जो हालात है ना, वो मुझे लगता है कि ये यहाँ रहे ही ना, अब्रॉड, ठीक है ना। वो वैसे भी माशाल्लाह का इंडियन नेशनल है, तो पर ये है कि मैं सारे बच्चे हमारे हैं यार, आप देखें ना, मतलब वो जो कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, इतने बच्चे मारे गए, बच्चे तो सारे ही अपने हैं ना, ये समझें। तो अल्लाह ताला इन सब बच्चों को बड़ा सेफ़ और बड़ा अपनी पनाह में रखे, अपने अमान में रखे, कि मुझे बड़ा अफसोस होता है। और ये जो हमारे करता धरता हैं, ये सोचते ही नहीं हमारे बच्चों के बारे में। इनके पास इख्तियार है, हाँ बिल्कुल ऐसे। इनसे पूछ गूछ होगी। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। एक बादशाह ने ऐलान किया कि वो जब डेथ बेड पे था कि जो एक रात मेरी कब्र में रहेगा, ये फर्जी वाक़या नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा। तो एक रात मेरी कब्र में रहेगा, उससे जो है ना बादशाह सारी मिल जाएगी। लोगों ने कहा कब्र में किस तरह रहा जा सकता है? एक कुम्हार था गधे वाला, उसके पास एक ही गधा था और आगे पीछे था कुछ नहीं। उन्होंने कहा चलो मैं सारी ज़िंदगी तो ख़राब कर ली है, मैं ही रह लूँगा। तो वो रह गया कब्र में। तो सुबह जब वो निकला तो लोगों ने कहा बादशाह सलामत, इस्तकबाल, ये वो। उन्होंने कहा ना ना ना, मैं नहीं बादशाह, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। उन्होंने कहा वजह क्या? उसने कहा हुआ ये कि कब्र में तो हिसाब है कि तुमने अपने गधे को फ़लाँ टाइम पे मारा क्यों था। मेरा एहसास ही एक गधा है। तुमने अपने गधे को फ़लाँ टाइम पे प्यासा था तो पानी क्यों नहीं पिलाया था? तुमने अपने गधे पे वज़न क्यों ज़्यादा लादा था?
तुमने अपने गधे को इस तरह क्यों किया था। तो एक गधे के जवाब नहीं मैं दे पा रहा, तो मैं बादशाह के कहाँ से जवाब दूंगा। इन सब को ये सोचना चाहिए कि मतलब कम से कम अवाम के बारे में सोचें। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त बात की और दुरुस्त निशानदेही की। हमारे जो रोल मॉडल है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर फ़ारूक के दरिया के किनारे अगर कोई कुत्ता भी मेरी उसमें मर गया तो भूखा प्यासा रह गया तो मैं उसका जवाब दूँ। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, जाते जाते मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपकी फील्ड एंकरिंग है और अब मैं आपसे शोबिस का सवाल करता हुआ मुनासिब नहीं लगता। इस वक्त मौजूदा करंट एरा में टॉप एंकर किसको समझते हैं, जो सबसे बेस्ट है और सबसे ऑथेंटिसिटी पर रहते हुए तमाम तर सूरत हाल अपनी अंजाम दे रहा है? यार मेरा जो आइडियल था ना उसका नाम था आसिफ अली पोता, जिसको मैं उस्ताद भी समझ सकता था, आइडियल भी था और परफेक्ट जर्नलिस्ट था। वो फौत हो गए, आपको शायद पता हो। ये नाम सुना हुआ मैंने। ये जो गुलकारा हैं नहीद अख्तर इनके शौहर थे। अच्छा अच्छा। और आसिफ अली पोता पे आके जर्नलिज्म ख़त्म थी। ये जो दुनिया टीवी में डायरेक्टर प्रोग्रामिंग रहे हैं, उन्होंने जंग में बहुत अरसा रहे हैं, जियो में रहे हैं, मतलब उनके टॉप टीवी चैनल करंट एरा में। हाँ करंट एरा में कौन करंट एरा में, हाँ करंट एरा में मैं नेम लूँ? हाँ शाहजेब खानज़ादा, वसीम बदामी, हामिद मीर, हुसैन तलत साहब। आई थिंक हामिद मीर। और सबसे टॉप एनालिस्ट किसको समझते हैं? एनालिस्ट नजम सेठी। नजम सेठी साहब। बट साहब के साथ हमने कुछ कैजुअल रहते हुए इनफॉर्मल गुफ्तगू की, कुछ अंदर की बातें भी निकलवाने की मैंने पूरी कोशिश की है, और बट साहब बातों बातों में कह भी गए हैं और हम तक पहुंच चुकी है। और कुछ इस तरह की बातों का तसलसल भी कायम रहना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि पर्सनालिटी का एक दूसरा रुख भी नज़र आ सके। और आज हमने कोशिश की है कि बट साहब जहाँ पर पहले करंट अफेयर्स के शो में जस्ट पॉलिटिक्स पर डिस्कस कर रहे होते थे, आज ज़रा हमने और बातें भी निकलवाई हैं, और ऑब्वियसली आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगले नशिस्त तक, अगली नेक्स्ट एपिसोड तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।